की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। एलपीजी के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। तो 29 रुपए एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 7 मार्च को भी पैसे एलपीजी के बढ़ाए गए थे। तो आपको बता दें, लगातार महंगाई की मार से इस वक्त देश जूझ रहा है और एलपीजी की जब बात होती है तो लगातार कई बार अब एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बार 29 रुपए बढ़ाए गए, पिछली बार 60 रुपए बढ़ाए गए थे। कुल मिलाकर 89 रुपए की जो बढ़ोतरी है एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कर दी गई है, जिसकी वजह से जो आम नागरिक है वो बहुत ज्यादा परेशान फिलहाल तो आपको बता दें, दिल्ली में गैस सिलेंडर की कीमत 942 हो गई है, कोलकाता में 968 हो गई है, वहीं मुंबई में 941 रुपए कीमत हो गई है। तो फिलहाल इससे पहले तेल कंपनियों ने जब पैसे बढ़ाए थे तभी इसका विरोध बहुत ज्यादा किया जा रहा था। कुछ कारणों की वजह से तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। तो अब देखिए, रसोई गैस सिलेंडर महंगी हो गई है। एक एक शहर में फिलहाल क्या कुछ हो रहा है ये भी बता दें। दिल्ली में 29 रुपए महंगा हुआ है। पुराने दाम 913 रुपए थे और अब 29 रुपए बढ़ने के बाद में 942 रुपए हो गए हैं। तो वहीं मुंबई की अगर बात की जाए तो 29 रुपए महंगा हो गया है एलपीजी। पुराने दामों की बात करें तो 912, नए दाम 941 हैं। इसी के साथ में कोलकाता में 29 रुपए महंगे होने की वजह से पुराने दाम जो कि 939 रुपए थे अब बढ़कर वो 968 रुपए हो गए हैं। वहीं चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई में जो पहले 29 रुपए महंगा होने के बाद में पुराने दाम 928 रुपए थे, अब नए दाम 957 रुपए हो गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जहां पर पहले दाम 916 रुपए थे अब वो बढ़कर 29 रुपए 945 रुपए कर दिए गए एक सिलेंडर की कीमत। तो वहीं पटना की अगर बात करें तो पटना में भी 29 रुपए महंगा होने के बाद में पुराने दाम 111 और अब नए दाम 1040, माफ कीजिएगा 1011 थे, अब 1040 हो गए हैं। और आप सोचिए कि रायपुर में भी 29 रुपए महंगा होने की वजह से 984 रुपए का जो अमाउंट था वो 1013 रुपए हो गया है, यानी कि 1000 रुपए के पार कई जगह पर जो सिलेंडर है, एक सिलेंडर की कीमत वो फिलहाल पहुंच गई है। और ऐसे में जनता बहुत ज्यादा त्रस्त नजर आ रही है और परेशानी लोगों को हो रही है। और देखिए, इस बीच हरिद्वार से खबर आपको बताएंगे जहां पर बस में आग लगने की खबर फिलहाल मिल रही है। 30 यात्रियों को सुरक्षित हालांकि बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि गंगा दर्शन के बाद में श्रद्धालु बस में बैठकर लौट रहे थे और उसी दौरान ये आग लग जाती है, लेकिन गनीमत ये रही कि लोगों की जान बच जाती है। तो आग लगते ही हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम और पुलिसकर्मी सभी लोगों ने यात्रियों को, करीबन 30 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि भीषण आग लगने से बस जलकर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। शुरुआती जांच में डीजल लीक होने से आग लगने की बात सामने आई है। तो आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आई है। दरअसल ये बस हरिद्वार से राजस्थान के कोटा जा रही थी। समय रहते सभी 30 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो बड़ी घटना घटित हो सकती थी। सूचना मिली थी कि सर्वानंद घाट पे एक बस में आग लग गई है। इस सूचना पे चूंकि हमारी वहाँ पे सर्वानंद घाट पे ड्यूटी भी रहती है और तत्काल तत्परता दिखाते हुए हमारी फायर की टीम भी वहाँ पे मौके पे पहुँच गई थी और समय से आग पे काबू पा लिया था। और जो लोग थे वहाँ पे पुलिस फोर्स भी थी और आम लोगों के सहयोग से उन लोगों का रेस्क्यू करके और जो कुल इसमें 29 यात्री और 2 ड्राइवर और एक सपोर्टिंग स्टाफ थे उनको निकाल लिया गया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर बदमाशों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो गई है और मुठभेड़ के बाद में पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार तो किया ही है, साथ में अवैध तमंचा कारतूस भी इनसे बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें मौके से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ये मुठभेड़ हुई है। तो लगातार इन फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस नजर आ रही थी। आपको बता दें कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर गोली चलाई और क्रॉस फायरिंग में इनको ढेर किया गया। तो आपको बता दें कि गोली बदमाशों के पैर में लगी है और उसके बाद में इन्हें पकड़ लिया गया है। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और साथ ही 3 मोबाइल फोन भी इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है जो थाना बीटा 2 के ही एक लूट के मुकदमे में वांछित था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 लोग मोटरसाइकिल से आते हुए दिखे जिन्हें पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इस पर पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए बदमाशों द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायर किए जाने पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी जिसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब हुआ। एक
एक बार फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। गुप्तार घाट से खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और बात करेंगे बिहार की। जब से लालू एंड फैमिली की सिक्योरिटी में कटौती की गई है, तब से एक पॉलिटिकल ड्रामा बड़ा देखने को मिल रहा है। दरअसल लालू यादव और राबड़ी देवी ने सिक्योरिटी कम करने के बाद में जो सुरक्षा कर्मी उनके घर के बाहर तैनात थे, उन सभी को लौटा दिया, जिसके बाद में जो आरजेडी के एक समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, वो उनके घर के बाहर डेरा जमाकर धरना दे रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं। बिहार में राबड़ी देवी के बंगले को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती कर दी है। इस फैसले से लालू परिवार तिलमिला गया। उन्होंने अपने आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया। सुरक्षा कर्मी वापस लौटाने के बाद आरजेडी का सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। लालू के घर के बाहर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और देर रात तक उनका जमावड़ा बना रहा। जब इस तरह के ओछेपन पे सत्ता उतरा है, ओछापन, सिक्योरिटी के बारे में कैसी समझ होती है? क्या कोई अध्ययन करवाया गया? एक व्यक्ति जो इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री रहे, फिर राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही, मैं नाम गिनवा दूं किन लोगों को कौन सी सुरक्षा है, जिनको मच्छर भी नहीं काटेगा, उनके लिए कितनी बड़ी बड़ी सुरक्षा है। तो जब आप पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं तो हमने तय किया कि नहीं चाहिए, आवाम करेगी सुरक्षा। आरजेडी के इस हमले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया और जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए। प्रेशर की राजनीति अगर कोई सीखे तो लालू जी के परिवार से सीखे। ये सरकार पे अव्यवहारिक दबाव डाल रहे हैं। एक तो जो नियम के तहत तेजस्वी यादव के नेता है, उनका सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा है, लेकिन अगर वो वापस ही कर दिए हैं तो कौन क्या बोलेगा? और ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़े ही है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हमको राजशाही में रहेंगे। ऐसा नहीं होता। लालू जी को ये समझना चाहिए। बता दें कि बिहार की सम्राट सरकार ने यह फैसला 4 जून को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक के बाद लिया, जिसमें सिक्योरिटी की कटौती की सिफारिश की गई थी। नियमों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी कवर मिलता है, वही सुरक्षा लालू यादव और राबड़ी देवी को भी मिलेगी, लेकिन इसको सियासी रंग दे दिया गया। बंगाल से बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। दरअसल घुसपैठियों को लेकर ये कहा गया है कि ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और ऐसे में जिस तरीके से पिछली सरकार ने काम किया, उस दौरान घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। ये बात शुभेंदु अधिकारी की तरफ से की गई है। घुसपैठियों को भगाने को लेकर भी उन्होंने कुछ खास बातें कही हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। तुष्टीकरण का राजनीति से बंगाल झील रहा था, खास करके पिछले कुछ वर्षों में। किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहां खराब हुआ, किस तरीके से 2019 हमारी हिंदू शरणार्थी के लिए देश की प्रधानमंत्री सीए लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उनका खिलाफ, उसका बाद भी किस तरीके से बंगाल में मुर्शिदाबाद से लेकर पूरा प्रदेश में आप लोग देखा किस तरीके से अत्याचार हुआ। हमारी देश की सुरक्षा को चैलेंज किया गया। बॉर्डर में 600 किलोमीटर लैंड, उनके लिए जो जमीन बीएसएफ को देना चाहिए था, पिछले सरकार आपने वोट बैंक का राजनीति से प्रेरित होकर पूरा बांग्लादेश के बॉर्डर
खुल के छोड़ दिया। आज बंगाल के में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिया किस तरीके से बंगाल का डेमोग्राफी बदल दिया आप सबको मालूम है। हमारी हनुमान जयंती से लेकर हमारी गीता पाठ, गीता डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर जितना भी हमारी आस्था का, जितना भी हमारी त्योहार है, इजाजत नहीं मिलता, हाईकोर्ट में जाना पड़ता था। फाइनली बंगाल में एक राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार का स्थापना हो गया और मैं मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूं, थोड़ा लिमिटेशन है, लेकिन मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल से ही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर टीएमसी के एक और नेता का नाम सामने आ गया है, वो भी करोड़ों रुपए की दवाओं से जुड़ा हुआ। दरअसल यहाँ पर टीएमसी नेता के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उनकी तरफ से जो गैर कानूनी दवाइयां हैं उनको अपने अड्डे पर रखा गया है। क्या क्या डिटेल सामने आ रही है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हावड़ा के बेलूर में 3 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रग कंट्रोल अधिकारियों और बेलूर पुलिस ने गैर कानूनी दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है और आरोप है कि यह संदिग्ध कारोबार टीएमसी नेता कैलाश मिश्रा के दफ्तर से चल रहा था। जांच में पता चला है कि कैलाश मिश्रा का छोटा भाई विशाल मिश्रा मुख्य रूप से इस दवा के कारोबार में शामिल था। सीक्रेट सूचना मिलने पर पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। जब बेलूर पुलिस ने पहली बार ऑफिस की तलाशी ली तो उन्हें कई संदिग्ध दस्तावेज और खराब हो चुकी दवाएं मिली। ऑफिस परिसर के अंदर ही एक बड़ा सीक्रेट गोदाम बनाया गया था। वहां से गैर कानूनी दवाओं के ढेर सारे कार्टन बरामद हुए हैं। ऐसा लगता है कि इसी ऑफिस से करोड़ों रुपए की गैर कानूनी दवाओं का फल फूल रहा कारोबार चलाया जा रहा था, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोल दिया। ड्रग्स कंट्रोल के लोग ऐसा बता रहे हैं कि इतना मात्रा में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो एक इतने मात्रा में किसी भी स्टॉकिस्ट के पास नहीं रह सकता है। तो इस तरह का दवाई इनके पास कैसे है, ये जांच का विषय है। ऐसा तो ड्रग्स कंट्रोल के लोग तो बता रहे हैं कि ये सब नशा संबंधित कई दवाई है जिसका जांच कर रहा है, ड्रग्स कंट्रोल के द्वारा जांच हो रहा है और आगामी दिन में बहुत जल्द इन सब से पर्दा उठेगा। जब जब्त दवाओं की मात्रा और इसके पीछे के रैकेट के पैमाने के बारे में जानने के लिए ड्रग कंट्रोल अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने या सीधा बयान देने से इनकार कर दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जब्त दवाओं की मात्रा और बाजार मूल्य बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। और अब बात करेंगे वैष्णो देवी यात्रा की, जिसकी टिकट के काउंटर को बंद करना पड़ गया क्योंकि इतना ज्यादा भारी हुजूम श्रद्धालुओं का उमड़ पड़ा। आप सोचिए कि वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने के बाद में पुलिस प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अब इन श्रद्धालुओं से होटल के रूम में अंदर रहने की दरखास्त करता हुआ देखा जा रहा है। पहाड़ों पर श्रद्धा भक्ति के केंद्र हो या टूरिस्ट स्पॉट्स, चाहे बात जम्मू कश्मीर की हो, हिमाचल प्रदेश की या फिर देवभूमि उत्तराखंड की, आप कहीं भी चले जाएं, तस्वीर एक जैसी है। लोगों की भारी भीड़, पांव रखने की जगह नहीं और पहाड़ों पर जाने के रास्ते में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन और ट्रैफिक जाम। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए सभी भक्त सबसे पहले कटरा पहुंचते हैं। शनिवार की शाम कटरा में इतने श्रद्धालु जमा हो गए कि पूरा शहर ही मानो जाम हो गया। भारी भीड़ के चलते यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा और पंजीकरण प्रक्रिया को अस्थायी तौर पर रोकना पड़ा। प्रशासन घूम घूम कर लोगों से अपील करता दिखा कि सभी श्रद्धालु अपने अपने होटल में चले जाएं। 4 बजे
यात्रा पर्ची काउंटर खुलेगा तब तक के लिए जहाँ कहीं भी आपने रुकने का बंदोबस्त किया है उस तरफ प्रस्थान करें। जय माता दी। अब बात करते हैं पर्यटकों के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन हिमाचल के मनाली की। अगर आप मनाली का टूर प्लान कर रहे हैं तो पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ के चलते मनाली रोहतांग और मंडी कुल्लू रूट पर लंबा जाम लग गया। इतने लोग, इतनी गाड़ियां एक साथ पहुंचने लगी कि सड़क पर लंबी कतार लग गई। इस दौरान गाड़ियां मानो रेंगती हुई नजर आईं। संभल में शनिवार को सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये मस्जिद नखासा क्षेत्र के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी थी। पहले मस्जिद के आगे के हिस्से और पिलर को गिराया गया। इसके बाद 55 फीट ऊंची मीनार को क्रेन से खींचकर ढहा दिया गया। जनपद संभल के कसेरुआ ग्राम में पुलिस के द्वारा जो जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको मुक्त करवाने की जो मुहिम है उसके तहत कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे एक कब्रिस्तान की जमीन पे बनी हुई मस्जिद है, उसका डिमोलिशन है और प्रशासन के द्वारा करवाया जाए। इसमें 4 थानों की फोर्स है। बुलडोजर एक्शन के दौरान एसपी और डीएम भी मौके पर थे। कार्रवाई के दौरान मस्जिद की पहली मंजिल से पोस्टर और हरे रंग का एक झंडा भी मिला, जिस पर एसपी के बिश्नोई ने कहा कि ऐसे पोस्टर छपवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साफ सफाई की गई है, जांच की गई है, तब पता चला है कि कुछ पोस्टर्स हैं वो भी मिले हैं। तो इसमें जितने भी ये पोस्टर्स हैं इन सब के किन लोगों ने छपवाए हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी बताया गया है। एक झंडा जिसमें जो किन चीजों में प्रयुक्त होता है, कौन यूज करते हैं, इसके बारे में भी जांच है, वो करवाई जाएगी और किन्होंने इसको छापा है या बनाया है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद करीब 120 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसमें 2 बुलडोजर और एक हाइड्रा मशीन का इस्तेमाल किया गया। बदायूं में होली दहन स्थल पर कब्जा करने वालों पर जिला प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है। आरोप है कि यहां पर जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए थे उस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसे चंद मिनटों में जमींदोज कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन को ग्रामीणों से अवैध निर्माण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। गांव वालों के मुताबिक होली रखने की जगह पर कुछ लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिया था, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई थी, जिसके बाद डीएम के सख्त निर्देश पर आरोपी कब्जाधारियों पर कार्रवाई हुई। अयोध्या जिला प्रशासन ने नजूल भूमि पर बने अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की है। इस दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई निर्माण ध्वस्त किए गए। करोड़ों रुपए की नजूल भूमि पर चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान अवैध कब्जे हटाए गए और कई गैरकानूनी प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। गाजियाबाद के कनावनी इलाके में पुलिस और प्रशासन की टीम ने एक मदरसे पर नोटिस चिपकाया है, जिसमें 7 दिनों के अंदर मदरसे से जवाब मांगा गया है। प्रशासन के मुताबिक इस मदरसे का संचालन अवैध तरीके से चल रहा है। इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और वहीं अवैध तरीके से हॉस्टल भी चल रहा है। पुरम के कनावनी क्षेत्र में मदरसा जो राशिदीन है जिसको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा यहाँ पर सील करने की कार्रवाई की गई है। ये मदरसा अवैध रूप से संचालित था, जो अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी मानक हैं उनको पूरा नहीं कर रहा था, ना ही वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर इनका प्रॉपर पंजीकरण था। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा इसको सीज किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई करते हुए इसमें FIR भी पंजीकृत की जाएगी और सभी पक्षों की जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मदरसे के संचालक का अपना अलग ही दावा है। उनका कहना है कि साल 2008 से ही इस मदरसे को चलाया जा रहा है। हमारे पास जरूरी कागजात हैं और हम प्रशासन को सारे कागजात मुहैया कराएंगे। कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे हमें मौका दिया जाए ताकि हम जो हमारे जो कागजात है, जो हमारे पेपर्स हैं, अगर कुछ कमी बेसी उसको हम पूरा कर लें। तो अवैध तरीके से संचालन का आरोप लग रहा है बिना परमिशन के। तो ये तो नहीं, वो तो कागज देके हम बताएंगे भाई हमारा तो ये जामिया खुलफा राशिदीन ट्रस्ट है और ट्रस्ट के मातहत हम काम कर रहे हैं।
मदरसे के संचालकों के दावे के बीच पुलिस ने 7 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है और अगर मदरसे से कोई जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। इस तरीके से लगातार गाजियाबाद की जो पुलिस है और प्रशासन है वो लगातार जो है अलग अलग इलाके में अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं मदरसे की छानबीन में जुटी हुई है। ऐसे में पहले आपको बता दें कि बीते दिनों खोड़ा में भी एक मदरसा को गाजियाबाद प्रशासन ने सील किया था, जहां उससे भी 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगी गई है। अब ऐसे में जो करौनी गांव पहुंची है गाजियाबाद पुलिस की टीम, वह यहाँ भी उसने नोटिस चस्पा किया। नोटिस चस्पा करके साफ तौर पर मांग कर रही है कि 1 सप्ताह के भीतर जो है तमाम जो सवाल हैं कि आखिर अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में बगैर रजिस्ट्रेशन के इस मदरसा का संचालन कैसे हो रहा था, इसमें अवैध तरीके से हॉस्टल क्यों चलाया जा रहा था, साथ ही साथ जो बुनियादी जरूरतें होती है वो जरूरतें भी जब यहाँ नहीं थी तो किस आधार पर यहाँ पर मदरसे का संचालन। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब के लिए 1 सप्ताह का समय मांगेगा। उसके बाद फिर आगे जो है कार्रवाई की बात प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है।